तो एक बारी एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज, रिविजन पीडीएफ, ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है, क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैंने आपका जो स्केड्यूल फिर से रिवाइज हुआ है एपीएस यूनिवर्सिटी का, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के, यानी आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्होंने कुछ चेंजेस कर रखे हैं। ये आपके 25 जुलाई को ही ये नोटिस आ चुकी है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आपकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की, यानी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 5 अगस्त 2022, यानी आज ही आपकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं करा है तो आप जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिएगा। नेक्स्ट जो आपका जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे हैं, उसकी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है। उसकी डेट भी इन्होंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दी है, विच इज 12 अगस्त 2022। देन नेक्स्ट है आपकी प्रवेश परीक्षा, यानी आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ये आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, 7 सितंबर 2022 के दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है। यानी फिर से आपका स्केड्यूल चेंज हुआ है, आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आपके पास, जिससे कि आपको याद रहे। सो याद रखना है 7 सितंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। Which one of the following is not in the process of research? निम्न में से कौन सा शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है? इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है और इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो आपके शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेते हैं और पता लगाते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। यस, आप आपके रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, बताते हो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हो, उससे सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, आप ये बताते हो। सो बेसिकली आप रिसर्च प्रोसेस में बताते हो कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसको डिफाइन करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की विवेचना। सो ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, लेकिन हमें पूछ रहे हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में कौन सा आपका ऑप्शन और कौन सा विकल्प शामिल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये आपके रिसर्च प्रोसेस में और शोध प्रक्रिया में शामिल होता है। देन ऑप्शन सी, डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल। यस, हम रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हैं, मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण करते हैं। रिसर्च प्रपोजल को आप डेवलप करोगे। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जिसमें आप बताते हो कि रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। बेसिकली आप यहाँ पर सारे आपके प्लान बताते हो कि आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, क्या करने वाले हो, कितना आपको फंड लगने वाला है, किस तरीके से आप करने वाले हो। सो रिसर्च प्रपोजल आप आपके गाइड को दोगे या फिर आप आपके कम्युनिटी को देंगे और उसके थ्रू आप बताओगे कि आपका रिसर्च में आप किस तरीके से आप रिसर्च करने वाले, आपको कितना फंड लगने वाला है। तो ये सारी चीजें आप आपके रिसर्च प्रपोजल में बताते हो। तो रिसर्च प्रपोजल ये आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होती तो ही आप आगे रिसर्च कर पाते हो। तो यहाँ पर डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल मतलब शोध प्रस्तावना
निर्माण, ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है, मतलब आपके शोध प्रक्रिया में ये स्टेप्स शामिल होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी सैम्पलिंग डिजाइन, जिसे हम कहते हैं डिजाइन का नमूनाकरण। मतलब आप सैम्पलिंग डिजाइन बताओगे रिसर्च के प्रोसेस में, मतलब आप किस तरीके से आपके सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करने वाले हो, आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, सैंपल के लिए आपने किन किन मेंबर्स को चूज करा है, आप किस पर स्टडी परफॉर्म करें। तो यहाँ पर आप आपके सैंपल्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताते हो, आप किस तरीके से सैंपल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हो। सो ये भी आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा, सैम्पलिंग डिजाइन मतलब डिजाइन का नमूनाकरण। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिएटिंग फिक्शन वर्क। क्रिएटिंग फिक्शनल वर्क मतलब जिसे हम कहते हैं कथा साहित्य का निर्माण। मतलब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये सही है। रिसर्च प्रोसेस में आप फिक्शनल वर्क को बताते नहीं हो, फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, फिक्शनल वर्क क्या होता है? फिक्शनल वर्क जिसे हम इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्पाइडरमैन स्टोरी, जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो फैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम खुद से बनाते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन से वो चीजों को क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्शनल वर्क। सो रिसर्च प्रोसेस में आपके हम फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which of the following is correct about exploratory research? अन्वेषी शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि कौन सा विकल्प सही है अबाउट अन्वेषी शोध। तो हम एक एक कर सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यू फिक्शन, मतलब इसका प्रयोग नए कथा सत्य सूचना हेतु किया जाता है। सो ऑप्शन बी का मतलब है कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम न्यू फिक्शन को जनरेट कर सके। फिक्शन का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। फिक्शन जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे कोई स्टोरी है जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये इमेजिनेशन से क्रिएट की गई, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो इमेजिनेशन की बेसिस पर क्रिएट करी गई। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई चीजों को इमेजिनेशन के बेसिस पर नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम इमेजिनेशन को नहीं जनरेट करते हैं, कोई न्यू फिक्शन को नहीं बताते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यूमेरिकल डेटा। तो नो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करते, इसीलिए नहीं कंडक्ट की जाती है ताकि हमें न्यूमेरिकल डेटा मिले, मतलब इसके अंकीय डेटा प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कोई अंकीय डेटा मतलब कोई न्यूमेरिकल डेटा को प्राप्त करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा को गैदर करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट नहीं करवाते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, इट इज कंडक्टेड टू सीक ज्योग्राफिकल डेटा, मतलब इसके भौगोलिक डेटा की तलाश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ज्योग्राफिकल डेटा सीख करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है जिसमें आप ज्योग्राफिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप कंडक्ट करवाते हैं टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो ऐसे टर्म्स, जो ऐसे फिनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, मतलब जो क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं। तो आपको एम्बिग्यूटी का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है ऐसे फिनोमेना, ऐसे टर्म्स जो वेल डिफाइंड नहीं है, जो कंफ्यूजिंग है। सो ऐसा फिनोमेना जो वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं, इसीलिए आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है ऐसे फेनोमेना को रिजॉल्व करने के लिए जो कि वेल डिफाइंड नहीं हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका प्रयोग संदिग्ध
संदिग्धता निवारण हेतु किया जाता है। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम कंडक्ट करवाया जाता है, इसका यूज होता है, इसको कंडक्ट करवाया जाता है बिकॉज ऐसे फेनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, जो क्लियरली डिफाइन नहीं है, उनको डिफाइन करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट इज कंडक्टेड टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। नेक्स्ट, which one of the following is relating to descriptive research? निम्नलिखित में से किसका संबंध विवरणात्मक शोध से है? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन लिंक्ड है, कनेक्टेड है विद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मतलब कौन सा विकल्प ऐसा है जो रिलेटेड है, जो लिंक्ड है विद विवरणात्मक शोध। सो इस क्वेश्चन में हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देखेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन लिंक्ड है विद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो ऑप्शन ए, it conducts surveys and fact finding inquiries. So हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोई सर्वेस कंडक्ट नहीं करवाते। सर्वे का मतलब क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चनर्स और इंटरव्यूज और केस स्टडी, ये सारे मेथड्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हो सर्वेस के थ्रू। लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कोई इंफॉर्मेशन को जनरेट नहीं करते, ना ही हम कोई सर्वे कंडक्ट करवाते हैं, ना ही कोई फैक्ट को फाइंड करते हैं। मतलब हम सर्वेक्षण नहीं करवाते और तथ्यान्वेषण नहीं किया जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, मतलब के विवरणात्मक शोध में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे डायरेक्टली, टू डिस्कवर अ सोल्यूशन फॉर सम प्रेसिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब किसी अज्ञात तत्कालिक व्यवहारिक समस्या का समाधान तलाश करना। नहीं, हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, मतलब आप किसी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या का समाधान नहीं करते जो कि प्रैक्टिकल हो, ये तो हम अप्लाइड रिसर्च में करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये गलत हो जाएगा। इट इज नॉट लिंक्ड और कनेक्टेड विद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देन ऑप्शन डी, इट इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी, मतलब इसका संबंध किसी अमूर्त संकल्प अथवा सिद्धांत से होता है। नहीं, आपका जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसी थ्योरी से रिलेटेड नहीं होता है, ना ही कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से रिलेटेड होता है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रिसर्च हैज टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, यानी शोधार्थी के पहले से उपलब्ध तथ्यों सूचना का प्रयोग करना होता है। सो यहाँ पर आपकी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, पहले से ही जो इंफॉर्मेशन उपलब्ध होती है आपके पास, उसी का आप यूज करते हो और उस फेनोमेना को अच्छे से बताते हो और उसको डिस्क्राइब करते हो एज इट इज। सो याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कोई सर्वे कंडक्ट नहीं करवाते हो, आप कोई इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं करते, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो, बल्कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मतलब विवरणात्मक शोध में आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन का यूज करते हो और उसको डिस्क्राइब करते हो जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। ऐसे आप इंफॉर्मेशन यूज करोगे जो कि पहले से ही आपके पास उपलब्ध होती है। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, रिसर्च हैज टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। नेक्स्ट, who defined research as scientific methods consist of systematic observation, classification and interpretation of data. शोध को किसने एक वैज्ञानिक प्रविधि के रूप में वर्णित किया है जिसमें क्रमबद्ध प्रेषण, वर्गीकरण और डेटा विवेचना होती है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि आपकी जो रिसर्च होती है, रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड होती है जो आपके सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस और क्लासिफिकेशन जिसमें आप डेटा को इंटरप्रेट करते हो। सो ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट ने दी है हमें ये पता लगाना है। तो इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या होगा, जैसे आप रिसर्च है, रिसर्च को इन्होंने बताया है कि रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड मतलब वैज्ञानिक प्रविधि। साइंटिफिक मेथड क्यों होता है, क्योंकि हम इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। आप कैसे भी नहीं बोल सकते, आप जो भी थ्योरी बनाओगे, आप जो भी थ्योरी रिसर्च में जनरेट करोगे, वो साइंटिफिक मेथड्स पर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होने चाहिए आपके मेथड्स, थ्योरी जो भी है। देन
उसमें आप सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करोगे। आपके ऑब्जर्वेशन एक सिस्टमैटिक होने चाहिए। आप रैंडमली किसी भी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आपके ऑब्जर्वेशंस पर आपको कुछ ना कुछ लॉजिक्स होने चाहिए। देन आपको जो क्लासिफिकेशन है, आप उस पर क्लासिफाई करते हो चीज़ों को, आप उसमें बांटते हो, उसको ऑब्जर्व करोगे, एंड जो आपका डेटा है उसको आप इंटरप्रेट करोगे, मतलब उसको एनालाइज करोगे और कुछ ना कुछ कंक्लूजन दोगे। इस तरीके से इन्होंने आपकी रिसर्च की डेफिनेशन बताई है। सो हम जो रिसर्च की डेफिनेशन होती है, इसी तरीके से हम रिसर्च को फॉलो करते हैं। रिसर्च में हम साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं, सिस्टमैटिक वे से रिसर्च को ऑब्जर्व करते हैं और डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कुछ कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हैं। मतलब आपके जो शोध है, शोध में हम वैज्ञानिक प्रविधि का यूज करते हैं, जिसमें आप सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब क्रमबद्ध प्रेषण करते हो, और क्लासिफिकेशन करते हो, मतलब वर्गीकरण करते हो, और डेटा को इंटरप्रेट करते हो, मतलब डेटा की विवेचना करते हो। सो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपके लर्नबर्ग इस साइंटिस्ट ने दिया है, जिसे हम कहते हैं लर्नबर्ग साइंटिस्ट। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, What is the main aim of fundamental research? मौलिक शोध का मूल उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल रिसर्च का मेन एम क्या होता है, मतलब आपकी जो मौलिक शोध है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है। सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि हमको कौन से ऑप्शन में और किस ऑप्शन में हमें फंडामेंटल रिसर्च का एम गिवन है, मतलब आपकी जो मौलिक शोध है उसका हमें उद्देश्य गिवन है। सो फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। फंडामेंटल रिसर्च, जिससे हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, और फंडामेंटल रिसर्च में हम किसी न्यू आइडिया, न्यू थ्योरीज और न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। यह याद रखना है आपको। फंडामेंटल रिसर्च में हम न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस देख लेंगे कि किस ऑप्शन में हमें फंडामेंटल रिसर्च का मेन एम गिवन है। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, कंसर्न विद क्वांटिटेटिव फेनोमेना। मतलब आपका जो फंडामेंटल रिसर्च है उसमें क्वांटिटेटिव फेनोमेना से आपका फंडामेंटल रिसर्च कंसर्न करता है? नहीं, बिल्कुल। फंडामेंटल रिसर्च में हम कोई क्वांटिटेटिव टर्म्स को नहीं रिलेट करते। मतलब हम फंडामेंटल रिसर्च में हम थ्योरीज को, आइडियाज को और कॉन्सेप्ट को जनरेट करते हैं, ना कि कोई क्वांटिटेटिव फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब आपके कोई मात्रात्मक अवधारणा को से संबंध होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च या फिर मौलिक रिसर्च। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, कंसर्न विद सैम्पलिंग डेटा। मतलब आपने सैंपल कंडक्ट कर, मतलब आपने जो सैम्पलिंग लिया है, आपका जो सैंपल्स है उनके थ्रू जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जो आपके पास डेटा आ रहा है सैम्पलिंग के थ्रू, उससे आपकी फंडामेंटल रिसर्च कंसर्न नहीं होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, मतलब संबंध डाटा नमूनाकरण से होता है, ये भी रॉन्ग है। तो आपका जो फंडामेंटल रिसर्च है ये आपके सैम्पलिंग डेटा से कंसर्न नहीं होता है। सैम्पलिंग डेटा मतलब आपके सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डेटा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, कंसर्न विद मैनेजमेंट डेलिमा। डेलिमा का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज। सो आपके जो मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे कंसर्न होती है कि आपकी फंडामेंटल रिसर्च ने, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसका संबंध प्रबंध किया दुविधा से होता है, ये भी नहीं होगा। मतलब आपकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ये आपकी फंडामेंटल रिसर्च से कंसर्न नहीं होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये, सॉरी ऑप्शन डी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कंसर्न विद जनरलाइजेशंस एंड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। हम फंडामेंटल रिसर्च में आपकी जो मौलिक रिसर्च होती है उसमें हम फॉर्मुलेट करते हैं थ्योरीज को, न्यू थ्योरीज को फॉर्म करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को फॉर्म करते हैं, उसी थ्योरी को जनरलाइज करते हैं, मतलब बता देते हैं कि हमने ये थ्योरी फॉर्म करी है, डेवलप करी। तो इसका संबंध सामान्यीकरण तथा सिद्धांत निरूपण से होता है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in the process of developing a research proposal, which one of the following is required? शोध प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च प्रपोजल जो है आपको डेवलप करना है अगर, तो रिसर्च प्रपोजल डेवलप करने के लिए किस चीज की आपको जरूरत होगी, कि आपको रिक्वायर्ड होगा। मतलब आपकी जो शोध प्रस्ताव है, शोध प्रस्ताव को तैयार करने के लिए दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी आपको आवश्यकता होती है।
सो याद रखिए, जब आप रिसर्च प्रपोजल लिखते हो, सो रिसर्च प्रपोजल आपका बेसिकली 2 to 3 पेजेस का होता है। इस पर कोई अपर और लोअर लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी हो सकता है। सो यहाँ पर आपकी कोई लिमिट फिक्स नहीं होती है कि आपको इतने ही पेजेस का लिखना होता है। आपको ये याद रखना है, आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है इसमें आपकी कोई पेजेस की लिमिट नहीं होती है। बेसिकली 3 से 4 पेजेस का होता है आपका रिसर्च प्रपोजल, ये डॉक्यूमेंट। सो रिसर्च प्रपोजल में आप बताते हो कि आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशंस करने वाले हो, आप किस तरीके से आपके जो रिसर्च प्रॉब्लम है उस पर काम करने वाले हो, उसके लिए आपको कितना फंड लगने वाला है, कितना आपको आपका मनी कितना स्पेंड होने वाला है, किस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म करोगे, किस एरिया से आप सैंपल्स लोगे, कैसे आप डेटा को कलेक्ट करोगे, सारी चीजें आप आपके गाइड को देते हो, आपके कम्युनिटी को देते हैं। अगर आपके रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं आपके गाइड्स और कम्युनिटी, तभी आप आगे रिसर्च कर पाते हो। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल रिजेक्ट हो जाती है तो आप आगे रिसर्च फर्दर नहीं कर पाओगे, आपको याद रखना है। सो रिसर्च प्रपोजल अगर आपकी एक्सेप्ट होती है तो ही आप रिसर्च कर पाते हैं। और याद रखिएगा, रिसर्च प्रपोजल में जो मेन चीज होती है, जो आपको रिक्वायर्ड होती है और जो आवश्यकता होती है आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च प्रपोजल में और रिसर्च प्रस्ताव को तैयार करने के लिए और रिसर्च प्रपोजल को डेवलप करने के लिए, वो होता है आपके प्लान्स। तो प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, मतलब अनुसंधान की योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सारी चीजें बताते हो आपने किस तरीके से प्लान करा है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान की योजना। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए, गिव दी फाइंडिंग्स, मतलब आप आपके जो रिजल्ट आने वाले उसके बारे में आप बताते हो। नहीं, आपको तो पता ही नहीं क्या रिजल्ट क्या आने वाले, आप बताते हो कि किस तरीके से रिसर्च करना है। परिणाम का उल्लेख नहीं करते, आप नहीं बताते हो कि फाइंडिंग क्या आने वाली है, तो नहीं बता सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, रिकमेंडेशन टू दी पॉलिसी मेकर्स, मतलब नीति निर्माताओं के लिए संसूक्तियां, मतलब आप यहाँ बता रहे हो कि आपने जो भी पॉलिसी बनाया होगा उसमें आप कैसे रिकमेंडेशन दोगे। जैसे मान लीजिए किसी ने नाइट स्कूल बनाया बच्चों के लिए, तो उसके बारे में कुछ पॉलिसी, ये पॉलिसी हो गई, तो इसके बारे में रिकमेंडेशन दोगे, आप आपका बताओगे किस तरीके से नाइट स्कूल में जाने से क्या हो सकता है ऐसा। तो आप ऐसा कुछ नहीं बताते हो, आप बताते हो कि बस आपने जो रिसर्च है उससे रिलेटेड जो भी प्लान्स किए होंगे वो आप बताते हो। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, सीक एक्सपर्ट्स ओपिनियन, मतलब विशेषज्ञों को राय जानना। नहीं, आप वैज्ञानिकों की राय नहीं जानते हो, आप किसी के एक्सपर्ट्स के आप ओपिनियन नहीं जानोगे। आप रिसर्च प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल में आप रिसर्च से रिलेटेड जो भी आप जिस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करने वाले, आपकी प्लानिंग क्या है वो आप सारे बताते हो। आप यहाँ पर किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन नहीं लोगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प सी हो जाएगा, अनुसंधान की योजना, मतलब plan of investigation. Next, to determine the frequency with which something occurs is called, उस शोध को क्या कहते हैं जिसके साथ कुछ घटित होता है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली होती है, मतलब जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं। जो चीज अकर हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक चीज है वो कितने बार अकर हो रही है, उस वो कौन सी रिसर्च में हम डिटरमाइन करते हैं, हमें ये पता लगाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेंगू हो गया है, तो आप मानोगे कि आप जैसे कहोगे कि इस पर्टिकुलर सिटी में 6 टाइम्स डेंगू हो गया है। सो 6 बार डेंगू इस पर्टिकुलर सिटी में ये डिसीज 6 बार अकर हुई है। सो यहाँ पर ये क्या बता रही है हमें, फ्रीक्वेंसी के, वो चीज कितने बार अकर हो रही है। कोई समथिंग, मतलब कोई चीज है, कोई भी चीज हो सकती है, वो कितनी बार अकर हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बताती है कि वो चीज उतनी कितनी बार अकर हो रही है, उस वो घटना कितने बार हो रही है। वो कौन सी रिसर्च बताती है हमें, डायग्नोस्टिक रिसर्च, मतलब नैदानिक शोध। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे अप्लाइड रिसर्च, जिसे हम कहते हैं प्रायोगिक शोध। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन में हमें किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसे हम कहते हैं मात्रात्मक शोध।
सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो नंबर से डील करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है, हम उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन कर उस थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हम किसी थ्योरी को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो भी डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, हमें ऐसा फेनोमेना बता रहा है जो कि अकर हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता करना है, फ्रीक्वेंसी को हम डिटरमाइन कर सके। सो वो हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च में करते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसी तरीके से ऑप्शन डी फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम मौलिक रिसर्च कहते हैं, मौलिक शोध। सो फंडामेंटल रिसर्च में हम न्यू थ्योरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो किसी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए, कोई फेनोमेना अकर हो रहा है, कोई समथिंग चीज, कोई भी चीज अकर हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक रिसर्च मतलब नैदानिक शोध का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।